ये टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ये है फिजियोलॉजी यूनिट 7। तो कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? फ्रॉम माउथ। माउथ में ही स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च को प्रोडक्ट करता है एंजाइम स्लीवरी एमाइलेज। स्लीवरी एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को प्रोडक्ट करता है और कंटिन्यू इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन बाई पैनक्रियाटिक एमाइलेज। मतलब वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हुआ और फिर वो चलता रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम। एंड फाइनल प्रोडक्ट जो है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का वो होगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज या गैलेक्टोज, मतलब मोनोसेक्राइड। स्टार्च पॉलीसेक्राइड है। ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब इन टू द ब्लड स्ट्रीम वाया स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो, जो भी हम फूड खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होगा माउथ से, स्लीवरी एमाइलेज एंजाइम की हेल्प से। फिर माउथ से जाते जाते वो फिर स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाते जाते तो हर एक चीज़ डाइजेस्ट हो जाती है। और फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से ही जो न्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्ब कर ली जाते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अगर एक्सेस ग्लूकोज पहुंच गए ब्लड स्ट्रीम में तो होगा क्या, उसमें उस ग्लूकोज को ज़्यादा है तो उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो इसे कहेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन बन रही है ना, ग्लाइकोजेनेसिस। और कहाँ स्टोर होगी? लीवर एंड मसल्स में। अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो गया ब्लड में तो क्या होगा? जो ग्लाइकोजन बनाई है उसे तोड़ दो, ग्लाइकोजिनोलिसिस हो जाएगा। व्हेन नीडेड ग्लाइकोजन इज ब्रोकन डाउन बैक टू ग्लूकोज। ठीक है, एक तो ये हो गया कि ग्लाइकोजन बना दो, ज़्यादा है तो ग्लूकोज दो, अगर कम ग्लूकोज है तो ग्लाइकोजन तोड़ दो। थर्ड वन प्रोसेस है ग्लूकोनियोजेनेसिस। अगर ग्लूकोज कम है तो नया ग्लूकोज बनाओ। कहाँ से? अमीनो एसिड से बनाओ, मतलब ग्लूकोज ब्लड में होना चाहिए। When glucose is insufficient, the liver can produce it from non-carbohydrate source। जैसे कि अमीनो एसिड से ग्लूकोज बन सकती है, मतलब ब्लड में ग्लूकोज होना चाहिए। ज़्यादा है तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दो, कम है तो फिर ग्लाइकोजन को तोड़ दो। और फिर भी नहीं पूरा पड़ रहा है तो नया ग्लूकोज बनाओ। फिर ये ग्लूकोज जाएगा सेल्स के पास, वहाँ पर साइकिल होगी ग्लाइकोलिसिस, मतलब जो ग्लूकोज जो खा उसे तोड़ा जाएगा, एनर्जी बनानी है, एटीपी बनाने हैं। तो ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल लिविंग सेल्स। सेल्स में साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो सारा है वो साइटोप्लाज्म है। ग्लाइकोसिस डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। ग्लाइकोलिसिस एन एर जो मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंट में भी होगी और ऑक्सीजन के एब्सेंट में भी होगी। मतलब ग्लाइकोलिसिस हर एक में होगी, जो एरोबिक और हैं वो भी, और जो एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म है उनमें भी। एन एरोबिक मतलब जिन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है उनमें भी ग्लाइकोलिसिस होगी। ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन का, वेयर वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। एक मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज है वो टूटता है, बनाता है दो पायरुवेट, प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीएच। जो एंड प्रोडक्ट है ग्लूकोज का वो होगा, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से बने हैं दो पायरुवेट, दो एटीपी और दो एनएडीएच। अब जो ये पायरुवेट है ये एंटर करेंगे क्रैब साइकिल में। पायरुवेट कन्वर्ट होगा एस्टिल कोएंजाइम ए में, विच इंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोड्यूस एनर्जी। एस्टिल कोएंजाइम ए जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर आगे प्रोसेस होगा। तो क्रैब साइकिल में पायरुवेट कन्वर्ट हुआ, तीन एनएडीएच, एक एफडीएच2 और एक जीटीपी में, एंड CO2 एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। तो ग्लाइकोलिसिस हो गया, क्रेब साइकिल हो गया। हमारा टारगेट है एटीपी बनाना, तो ग्लूकोज से एटीपी बन रहे हैं। अब जो ये है ये फर्दर एंटर करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम NADH एंड FADH2 विच इज प्रोड्यूस बाय द ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल। जो ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल में प्रोड्यूस हुए हैं उन्हें यूज करके बनाया जाएगा ATP, क्योंकि ATP है एनर्जी की करेंसी। एक NADH से बनेंगे तीन ATP, एक FADH2 से बनेंगे दो ATP। टोटल मिला के एक ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है वो प्रोड्यूस करता है 36 से लेकर 38 ATP, एनर्जी की करेंसी। तो मेटाबॉलिज्म हो चुका कार्बोहाइड्रेट का और एनर्जी के फॉर्म में यूज हो चुका। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन ऐसा है कि उसे स्टोर नहीं कर सकते, जैसे कार्बोहाइड्रेट उसे स्टोर कर सकते हैं बॉडी में, प्रोटीन को स्टोर नहीं कर सकते, तो इसे रेगुलरली लेना पड़ता है और ये मोस्ट रिक्वायर्ड है, मतलब ये लेना ज़रूरी है। अगर नहीं लोगे तो प्रोटीन की जो कमी बॉडी में बहुत सारी चीज़ों पर पड़ेगी। प्रोटीन्स आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी लाइक कार्बोहाइड्रेट और फैट।
सो डाइटरी जो प्रोटीन है मस्ट बी रेगुलरली सप्लाइड, तो ये रेगुलर सप्लाई होनी चाहिए प्रोटीन की। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर यूटिलाइजेशन एंड कैटाबॉलिज्म। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, माउथ में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट नहीं होता क्योंकि इसके लिए कोई भी एंजाइम माउथ में नहीं है। स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है पेप्सिन एंजाइम से। पेप्सिन जो है प्रोटीन को तोड़ता है पेप्टाइड्स में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पैनक्रियाटिक एंजाइम है, जो मतलब जो पैनक्रियास से सिक्रेट हुए हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये तोड़ते हैं पॉलीपेप्टाइड्स को इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स। मतलब प्रोटीन को तोड़ते सिंपल फॉर्म में तोड़ते चले जाएंगे, सारे एंजाइम उसके ऊपर एक्ट करेंगे और सिंपल फॉर्म में तोड़ते चले जाएंगे। इंटेस्टाइनल एंजाइम पेप्टाइडेज convert them into amino acid. Amino acids are absorbed into the intestinal cell by active transport. अमीनो एसिड को यूज़ कर लिया जाएगा एनर्जी के फॉर्म में, यूज्ड फॉर मसल्स, एंजाइम, हार्मोन एंड एंटीबॉडी सिंथेसिस। अमीनो एसिड यूज होंगे मसल्स बनाने में, एंजाइम बनाने में, हार्मोन एंड एंटीबॉडीज़ को बनाने के में यूज होंगे अमीनो एसिड एंड फॉर्मेशन ऑफ क्रिएटिन, फोरफायरिन, एक हेम प्रोटीन है ही ब्लड वाले जो प्रोटीन है, प्यूरिन, प्रिमिडीन मतलब डीएनए, आरएनए, ये सब को बनाने के लिए चाहिए अमीनो एसिड। और अगर एक्स्ट्रा अमीनो एसिड हो गए, मतलब जो हमने रेगुलर डाइट ली उसमें एक्स्ट्रा अमीनो एसिड हो गई, तो वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लूकोज या फैट में। मतलब प्रोटीन के फॉर्म में वो स्टोर हो ही नहीं सकते, तो प्रोटीन हमें रेगुलर बेस पे लेनी है। द एक्सेस अमीनो एसिड विच आर नॉट नीडेड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस और एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज और फैट फॉर स्टोरेज। फैट का मेटाबॉलिज्म है। फैट मेटाबॉलिज्म इंक्लूड ऑल द प्रोसेस बाय विच जो डाइटरी फैट है वो डाइजेस्ट हो जाए, फिर एब्जॉर्ब हो जाए, ट्रांसपोर्ट हो जाए, स्टोर हो जाए और एनर्जी के लिए उसे ब्रेक डाउन किया जा सके। इन माउथ एंड स्टमक फैट का डाइजेशन बहुत कम होता है। मेनली माउथ में तो कार्बोहाइड्रेट का ही डाइजेशन होता है, वो भी स्टार्च का, स्लेवरी एमाइलेज एंजाइम की हेल्प से। और किसी का डाइजेशन नहीं होता माउथ में, सारे डाइजेशन स्टार्ट होते हैं स्टमक से। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाते हैं। तो बाइल साल्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है लीवर बाइल साल्ट को प्रोड्यूस करेगा और स्टोर करेगा गॉल ब्लैडर में। फैट के डाइजेशन में बाइल साल्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो बाइल साल्ट जो प्रोड्यूस करता है वो लीवर है जो उसे प्रोड्यूस करेगा और गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देगा। बाइल साल्ट क्या करते हैं, फैट जो लार्ज फैटी के जो ड्रॉपलेट्स हैं उन्हें तोड़ते हैं स्मॉल मसले में, जिससे कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है एंजाइम एक्शन के लिए। उसके ऊपर पेनक्रियाटिक लाइपेज जो एंजाइम है वो एक्ट करता है और उसे सिंपल फॉर्म में तोड़ता है, मोनोग्लिसराइड्स फॉर्म में एंड फ्री फैटी एसिड के फॉर्म में तोड़ता है। फैटी एसिड जो है कन्वर्टेड किए जाते हैं इंटू 2 कार्बन एसिटिल कोएंजाइम ए यूनिट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब ये फैटी एसिड अब ये पहुंच चुके हैं सेल के पास और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के माइटोकॉन्ड्रिया में फैटी एसिड को कन्वर्ट किया जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए में। फैटी एसिड टूटते हैं किसके फॉर्म में, कन्वर्ट होते हैं किस में, एसिटिल कोएंजाइम ए में। द रिजल्टिंग एसिटिल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल इंटर द क्रेब्स साइकिल टू प्रोड्यूस एनर्जी और कैरीज लाइक NADH एंड FADH2 लीडिंग टू ATP प्रोडक्शन। मतलब फाइनली हमें ATP प्रोड्यूस करना है और जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है फैटी एसिड से। फिर एसिटिल कोएंजाइम ये क्रेब साइकिल के अंदर जाता है, फिर उससे NADH FADH2 बनते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ये ATP में कन्वर्ट होते हैं, तो एनर्जी में मिल जाती है ATP के फॉर्म में। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट तो एनर्जी का ही काम करते हैं और प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। और प्रोटीन अमीनो एसिड के फॉर्म में स्टोर भी नहीं होता, इसलिए रेगुलर हमें उसे लेने की रिक्वायरमेंट है।